आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे कहता है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसीलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये हमें बताना है। इसीलिए गणराज्य कहा जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, इसीलिए कहा जाता है भारत को एक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो चार ऑप्शन, कपिल, कौटिल्य, मनु या फिर वात्स्यायन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मनु। महान हिंदू विधि निर्माता है मनु। अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? रिपीटेड भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी ये क्वेश्चन है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है भारत में सती प्रथा को ख़त्म करने का श्रेय। इन्होंने 1829 में इसमें रोक लगा दी थी, 1829 पे इस पर रोक लगा दी थी। सती प्रथा के बारे में आपको पता होगा, जैसे पहले किसी महिला का पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो पत्नी है उसको भी मरने पे मजबूर किया जाता था। तो इस कुप्रथा पे रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और दोस्तों राजा राम मोहन राय जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। राजा राम मोहन राय का भी इसमें क्या रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा था। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज। इसको भी आपको क्या पता होना चाहिए, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? चार ऑप्शन इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये तो सिंपल सा सवाल है, 1962 का युद्ध आपको पता होगा, तो वर्ष 1962 में युद्ध आक्रमण किया था चीन ने। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई 3 अनुपात में और चौड़ाई 2 अनुपात में, इसीलिए क्या बनेगा, आयत के रूप में वह बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। मेडुला ऑब्लंगाटा करता है आंतरिक भागों की, जो आंतरिक भागों में क्रियाएं होती हैं उन्हें नियंत्रित करता है। सबसे पहले जीके और इसमें कुछ साइंस के भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील, रिपीटेड भी क्वेश्चन है ये, तो लेक सुपीरियर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है। कहीं कहीं पर आपको अगर एक क्वेश्चन देखने को मिले, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? मीठे पानी की झील, तो भी आपको लेक सुपीरियर ही क्या करना है, वहाँ राइट ऑप्शन करना है। बात करें और ऑप्शनों की, जैसे है लेक विक्टोरिया, यह क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कहाँ की? अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेक विक्टोरिया करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक और दो चीज़ें और देख लेते हैं जो पेपर में बार बार पूछी जा सकती हैं उन्हें। अगर पूछी जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सिर्फ पूछा जाए कि विश्व की सबसे, इसको ऐसे देख लो, विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, सिर्फ इतना ही पूछा जाए तो आपको करना है कैस्पियन सागर। क्या करना है आपको वहाँ पर आपको करना है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी झील हो जाएगी पूरी दुनिया की। इसको याद रख लेना, एक ये पूछ लेता है। एक और चीज़ पूछ लेता है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, गहरी झील ये पूछ लेता है। इसमें आपको राइट ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, बैकाल करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को याद कर लो। और ये दोनों मैंने किस चीज़ की बताई हैं, पूरी दुनिया की बताई हैं। किसकी बताई है, पूरी दुनिया की बताई है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जैसे हमसे अभी स्वच्छ जल का पूछा था, हमने क्या चीज़ राइट करा था, लेक सुपीरियर, इसका क्या करा था, हमने राइट करा था। बाकी चीज़ें जो मैंने बताई उसको भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये नहीं पूछा जाएगा तो वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगले सवाल की तरफ हम दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत योजना निर्माण के क्या उद्देश्य हैं? भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है, बिल्कुल ठीक। आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना है, ये भी बिल्कुल ठीक। और निर्धनता को दूर करना भी इनका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, मांग पैदा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत किसकी पड़ती है? मांग पैदा करने के लिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है आय की। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बचपन से आप पढ़ते आए होंगे, देखिए यहाँ पर भी इसको क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है।
तो इसमें इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँ तो एक वैज्ञानिक थे लॉर्ड रेले। तो लॉर्ड रेले के नियम से क्या होता है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और बैगनी और नीले रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। तो इससे होता ऐसा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, कम हो जाता है, नीले और बैगनी का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और नीले रंग का प्रकीर्णन बैगनी से क्या होता है, 10 गुना, लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है। जो नीले का प्रकीर्णन होगा वह बैगनी रंग से लगभग क्या होगा, 10 गुना ज़्यादा हो रहा होगा। तो वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक करता है, इसीलिए क्या होता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको लॉर्ड रेले के नियम से क्या कर दिया, बता दिया। आप इसको क्या करना, याद रखना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करने और विभिन्न दिशाओं में भेजने का कार्य किसका है, यह है ट्रांसपाउंडर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कई लोग ट्रांसड्यूसर इसको कर लेते हैं, लेकिन इसको नहीं करना है। आपको राइट ऑप्शन क्या करना है, ट्रांसपाउंडर करना है। सवाल पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, और इसका ऑप्शन ट्रांसपाउंडर एकदम क्या कर लीजिए, अपने दिमाग में याद कर लीजिए। अगला सवाल, सांता क्लॉज आपने नाम सुना होगा, उसका मूल नाम क्या है बताना है। तो सेंट निकोलस है, उसका मूल नाम क्या है, सेंट निकोलस है। इसको भी आपको क्या करना है, ऐसे ही लर्न कर लो इस क्वेश्चन को। अगले सवालों की तरफ हम दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या कहता है। पिछले प्रैक्टिस सेट का भी क्वेश्चन है। अगर साइंस के कोई रिपीटेड सवाल आते हैं तो उसमें रिपीटेड होने वाला सवाल ये है, अगर यूकेपीएससी भी करवाई, यूकेपीएससी अगर वो पेपर करवाए तो इस क्वेश्चन को देना लगभग तय है, कि क्योंकि इसी को बार बार क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। एक बार भी नहीं होता कि इस सवाल को न दें, ऐसा न सोचते हैं, इसे क्या करते हैं, बार बार दे देते हैं। तो इसलिए हमें इसको पता होना चाहिए, टिन और लेड। किसका, ऑप्शन नंबर ए, टिन और लेड। जो सोल्डर होता है इसमें लगभग जो शीशा होता है बस कितना होता है, लगभग 67% के आसपास होता है। 67% क्या होता है, शीशा होता है लेड, और टिन होता है 33% लगभग। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है, उसका विनियोजन कौन करता है। उसका विनियोजन कौन करता है इसमें बताना है। जो राज्य होता है और संघ होता है, दोनों द्वारा किया जाता है उसका विनियोजन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगर ये वाला सवाल आपसे पूछा जाता है तो सेम टू सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा। अगला सवाल, दूध एक कोलाइडी तंत्र है, इसमें क्या होता है, वसा को पानी में परिक्षिप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जो वसा होगी उसको कहाँ परिक्षिप्त किया जाएगा, पानी में। तो वसा को पानी में परिक्षिप्त किया जाता है, हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। साइंस के कुछ ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इसी तरीके के आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इन सवालों को क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है। तो अगर हम देखते हैं, नागरिकता परित्याग अगर आप कर दोगे तो हो जाएगा बिल्कुल ठीक, और अन्य देश की नागरिकता ले लोगे तो भी हो जाएगा बिल्कुल ठीक। अब ऑप्शन नंबर बी में है थोड़ा कन्फ्यूजन, लेकिन बी में ऐसा होता है, देखो सरकार भी आपकी नागरिकता छीन सकती है। क्यों छीन सकती है, अगर यह साबित हो जाए कि आप अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, तब आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। कब, जब सरकार को पता चल जाए कि आप अवैध तरीके से रह रहे हैं। दूसरा, अगर आप कोई देश विरोधी दंगा हो रहा है, देश विरोधी साजिश हो रही है, उसमें आप शामिल हो, तब आपसे छीन ली जाएगी। तीसरा, अगर संविधान का आप आदर नहीं करते तो आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर राइट ऑप्शन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल, जो ओलंपिक खेल होते हैं सबसे पहले कब और कहाँ आयोजित किए गए। तो हमें पता है कहाँ आयोजित किए गए थे, एथेंस में। तो एथेंस वाले ऑप्शन क्या देखते हैं, हमें दो देखते हैं, ए और दिखता है और बी और दिखता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमें क्या पता होना चाहिए, सन भी 1896 में एथेंस में किया गया। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1896 एथेंस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको उत्तराखंड पुलिस के हिसाब का ही लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे थे कि थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल अप करो, जीके में थोड़ा अप लेवल के क्वेश्चन लाओ, उत्तराखंड में थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन लाओ। तो इसलिए दोस्तों मैंने इधर उधर से मतलब अलग अलग प्रैक्टिस सेटों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटकर ये वीडियो बना दी। अगला सवाल हमसे कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आप सभी को भी पता ही होगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। साथ ही और मेन चीज़ों की अगर बात कर लें, 5 जून आपको पता होगा, 5 जून को क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपको पता होगा। और ऑप्शन कौन है, 4 मार्च। 4 मार्च को क्या बनाते हैं, इस दिन एक राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, ठीक है। 8 जून को क्या मनाते हैं, विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। इसको आप पता कर लो,
8 जून को विश्व कौन सा दिवस? महासागर दिवस। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रपति के पास निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों मैं इनके ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो क्या होती है, ज़्यादा लंबी हो जाती है। ज़्यादा टाइम लगने से तो आप कम समय में क्या करोगे, सारे क्वेश्चनों को लर्न भी कर लोगे और देख भी लोगे, इसलिए मैं इन सब के ऑप्शन को नहीं बोलता। अगला सवाल, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र पूरा खोल दिया था? किस लड़ाई के बाद? तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद खोल दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और पिछले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आया था तराइन की दूसरी लड़ाई के बारे में। ये कब हुआ है? तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई है? 1192 में हुई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। किस किस के बीच हुई? एक मोहम्मद गोरी के बीच हुई। एक मोहम्मद गोरी था, दूसरे कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के बीच हुआ था 1192 में। कौन सा? तराइन की दूसरी लड़ाई। अगला सवाल, ग्रैंड कैनियन है जो, यह कहाँ स्थित है? तो कोलोराडो नदी में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? यह हमें क्वेश्चन पूछा है। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ये तो आपको पता होगा ना। तो राष्ट्रपति ऑप्शन क्या कर लेते हैं यहाँ पर हम सही कर लेते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह सौरमंडल का कौन है? शुक्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। साथ ही एक और चीज़ इससे रिलेटेड पूछ लेता है, चमकीला ग्रह, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह, तो वह भी कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? अराजनीतिक, इस अक्षर को पहले आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है पेपर में? गैर राजनीतिक, ये अक्षर याद कर लीजिए। दोनों क्या हैं? एक ही हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन किस सूची में शामिल है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो समवर्ती सूची में होता है ये आर्थिक आयोजन शामिल होता है। आर्थिक आयोजन नाम याद कर लो, कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में। इसके साथ ही 2-3 चीज़ें मैं एक और आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ, जो बार बार पुलिस में या UKPSC UKSSC के पेपरों में पूछ लिया जाता है। एक है पुलिस, ताकि क्योंकि आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक कौन सा याद करो? पुलिस। और दूसरा कौन सा याद करो? जेल। दूसरा कौन सा याद करो? जेल। तीसरा कौन सा याद करो? न्याय। अगर इन तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाता है आपसे तो ये सब हैं राज्य सूची में। कौन सी सूची में? राज्य सूची में। इसके साथ एक और चीज़ पूछ ली जाती है अधिकतर, शिक्षा। कौन पूछ ली जाती है? शिक्षा। तो शिक्षा सम्मिलित हो जाएगी समवर्ती सूची में। पता चल गया, आर्थिक आयोजन और शिक्षा समवर्ती सूची में है। पुलिस, जेल और न्याय किस में है? राज्य सूची में है। ठीक है, पुलिस पूछा जाए, जेल पूछा जाए, न्याय, ये तीनों अलग अलग हैं। ये तीनों क्या है? राज्य सूची में है। ये मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अगले सवाल हमसे क्या कहते हैं? प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, किसके द्वारा शुरू की जाती है ये हमें बताना है। तो प्रकाश के द्वारा ही शुरू की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी है? 22 भाषाओं की है। टोटल संख्या कितनी है? 22। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कुछ साइंस के सवाल आप देख रहे होंगे, सारे के सारे आपको दिखेंगे यहाँ पर। टोटल जैसा प्रैक्टिस सेट यानी जैसा एग्जाम में आपको पेपर दिखता है उसी टाइप का मॉडल पेपर भी आपको ये देखने को मिल रहा होगा। अगला सवाल, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? कभी भी ये सवाल पूछ ली जाए तो पहला ही आपको क्या करना है? राइट। तो दूध के उत्पादन में हम क्या है? पहले नंबर पर हैं। ठीक है, दूसरे नंबर में कौन आ जाता है? अमेरिका आ जाता है। दूसरे नंबर में, सेकेंड नंबर में कौन आ जाएगा? अमेरिका आ जाएगा। इसका नाम भी क्या कर लो आप? याद कर लो। अगले सवाल की तरफ हम दोस्तों पढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और ऑप्शन को देखें तो तिलहन उत्पादन से कौन सी थी? पीली क्रांति। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। इसको आपको पता होना चाहिए। अगला, दुग्ध उत्पादन से कौन सी थी? दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति। कौन सी? श्वेत। और ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, दोनों दूध से ही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन में जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करते रह रहा हूँ, तो ऑप्शनों को भी देखते जाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑप्शन आपको बताता हूँ जो पेपर में आ सकते हैं। अगला सवाल कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अफगान, अरब, मंगोल या फिर तुर्क? तो कौन सा राइट कर लेंगे? अरबी लोगों ने सबसे पहले आक्रमण किया था, तो अरब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। कौन सा ऐसा फल है जो असली फल भी है और दिखावटी फल भी है? केला है, बादाम है, आम है या फिर काजू है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सेम टू सेम इसी तरीके से पेपर में पूछा जाएगा और आपको वहाँ पर काजू क्या कर देना है? राइट ऑप्शन कर देना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे? तो राष्ट्रपति पद पर 2 बार रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि यह कौन है? देश के पहले राष्ट्रपति भी यही हैं। और एक और चीज़, उपराष्ट्रपति जो 2 बार रहे वह कौन है? ये राधा कृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राष्ट्रपति पूछता है तो राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति 2 बार तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति, ऐसे देख लो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि लोक सेवा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। जो राज्य हड़प नीति थी वह किसके द्वारा लागू की गई? हड़प नीति किसके द्वारा लगाई थी? डलहौजी, लार्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल हम देखते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भारत की जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है यह पुणे में स्थित है। शायद आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हल्का हुआ है वह, तो पुणे क्या कर लीजिए, ऐसे नाम याद कर लीजिए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगले सवालों में हमसे क्या कहा जा रहा है। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। सभी गोलमेज सम्मेलनों में जिसने भाग लिया था उनका नाम बताओ। सबसे पहले 2 चीज़ें याद कर लो आप, इसको कट करते हैं। सबसे पहले क्या कर लो? 2 चीज़ें याद कर लो। सबसे पहले तो एक नाम याद कर लो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, इन्होंने हिस्सा लिया था। दूसरे थे तेज बहादुर सप्रू। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, इनका नाम याद कर लो। इन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं हम 3 गोलमेज सम्मेलनों की। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आपने दोनों नाम याद कर कर लीजिए, तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब मैं इससे क्या कर देता हूँ? क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, सबसे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सबसे पहला वाला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह 12 दिसंबर 1930 से स्टार्ट हुआ था, 10 जनवरी 1931 में ख़त्म हुआ। 12 दिसंबर 1930 इससे स्टार्ट हुआ था। साथ ही साथ आप देखते भी जाइए, 10 जनवरी 1931 में क्या हो गया? ये ख़त्म हो गया। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। यह कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। पहला वाला याद कर लीजिए, इसको मैं क्लियर करता हूँ। बढ़ते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की तरफ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जो, वह 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ? 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट हुआ और 1 दिसंबर 1931 को क्या हो गया? यह ख़त्म हो गया। 1 दिसंबर 1931 को क्या हो गया? ख़त्म हो गया। यह कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। बढ़ते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की तरफ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन था जो 17 नवंबर 1932 को स्टार्ट हुआ। 17 नवंबर 1932 को स्टार्ट हुआ, 24 दिसंबर 1932 को ख़त्म हो गया। 24 इसको देख लो, ऐसे देख लो, 24 दिसंबर 1932 को क्या हो गया? ख़त्म हो गया। 3 गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको बता दिए और नाम मैं बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम एक याद करना है और तेज बहादुर सप्रू, इनका नाम याद करना है। आपके एग्जाम में अगर देखने को मिलता है तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए क्या कर लेना है? इसको याद कर लेना। अगले सवालों की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। देखते हैं अगले सवालों में क्या कहा जाता है हमसे। अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? बताओ, अंग्रेज़ यहाँ रेलवे बनाना चाह रहे थे, क्यों बना रहे होंगे? हमारा विकास करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि जो अपने उनके प्रशासनिक कार्य हैं वह उनको अच्छी तरीके से क्या कर सकें? चला सकें। ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए क्या करना चाह रहे थे? वह
भारत में रेलवे को विकसित करना चाह रहे थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे तेज नाम से पंक्ति के साथ प्रसारण कौन करता है? सबसे तेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे तेज हमारे चैनल पे प्रसारण हो रहा है। इसका सबसे तेज नाम से कौन देता है? एड न्यूज़ वगैरह आज तक देता है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? आज तक का नाम पता होना चाहिए। अगला सवाल, यहाँ से आपको अब उत्तराखंड देखने को मिलेगा। जीके क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। जीके के इतने सवाल थे, अब यहाँ से उत्तराखंड देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य का जनघनत्व प्रति व्यक्ति किलोमीटर कितना है? तो राज्य का जनघनत्व हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम पूरे देश की, तो भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि देश के राज्यों में जनघनत्व के स्थान पर, देश के राज्यों में जनघनत्व के स्थान पर भारत का मतलब हमारे राज्य का नंबर कितना है? 25वां नंबर है। जनघनत्व के स्थान पर पूरे देश में अगर बात आती है तो हम 25वें नंबर पे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम दोस्तों बढ़ते हैं। 2001 के संदर्भ में हुई 2011 के जनघनत्व में वृद्धि कितनी हुई, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम 2001 के अनुसार देखें, किसके अनुसार देखते हैं? 2001 के अनुसार देखते हैं, तो जनघनत्व था 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं 2011 में कितना हो गया हुआ है? 2011 में हो गया 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कितने परसेंट की वृद्धि आई? 30% की वृद्धि आई, 30% की वृद्धि हुई। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है हमसे, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो राज्य में साक्षरता दर, अगर आप ऑप्शनों के में नहीं जाएँ, तो इसमें आपको ऑप्शनों पे नहीं जाना है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 78.82% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78.82% क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जो साक्षरता दर थी वह 78.82% थी। अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें भी आपको ऑप्शनों में नहीं जाना है, ऑप्शनों में मैच नहीं कर पाएगा वो। राज्य में वर्तमान में पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 87.40% है। कितनी है? 87.40%। ये क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। वर्तमान यानी किसके? 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला सवाल, राज्य में वर्तमान में महिला साक्षरता दर कितनी है? इसमें भी आपको ऑप्शनों में नहीं जाना। महिला साक्षरता कितनी है वर्तमान समय में? 2011 की जनगणना के अनुसार 70% साक्षरता महिलाओं में है। अगले सवाल की तरफ हम दोस्तों बढ़ते हैं। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी या फिर देहरादून? तो आप इसके बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा। कहाँ से? कालसी से प्राप्त हुआ था। यह शिलालेख कब का था? 257 ईसा पूर्व का था। ये भी आपने पढ़ा होगा ना। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अशोककालीन जो शिलालेख प्राप्त हुआ था उसकी भाषा क्या थी और उसकी लिपि क्या थी? उसकी भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। ऐसे देख लो जल्दी में, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। जितनी मैं चीज़ बताते जा रहा हूँ एक्स्ट्रा में, वो भी आपको क्या होनी चाहिए? पता होती रहनी चाहिए। अगला सवाल, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम कौन सा है? गढ़वाल के लिए स्कंद पुराण में क्या कहा गया था? केदार खंड कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कुमाऊं के लिए क्या कहा गया था? मानस खंड कहा गया था। कुमाऊं के लिए क्या कहा गया था? मानस खंड कहा गया था। और हिमवंत किसमें कहा गया था? जो बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथ थे। कौन थे? बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथ थे, उसमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। इन तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। किस पुराण में केदार खंड तथा मानस खंड का वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है? स्कंद पुराण में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसमें मैंने उत्तराखंड के दोस्तों कम क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं, और जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं एकदम बहुत मतलब सामान्य से क्वेश्चन है जो आपको पता ही होंगे उन्हें, क्योंकि अगला जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है वो सिर्फ उत्तराखंड का ही आने वाला है, और उसमें मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन क्या करूँगा? रखूँगा। अगला सवाल हम देखते हैं। गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? तो गढ़वाल की जो राज्य था इसकी नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? ये हमने पढ़ा है। कौन था? ऑप्शन नंबर बी, अजयपाल। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने रचनाओं में वर्णित कण्वा आश्रम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर था? मालिनी नदी के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको पता होगा ना मालिनी नदी क्या होता है, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों की प्रधानता थी, तो इसके समय में सबसे अधिक किस धर्म का प्रचार हुआ था? बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सिंपल लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि जो आने वाला अगला सवाल, अगला जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है वो आपको क्या मिलेगा? बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो इसमें बौद्ध धर्म राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाल की पहचान कहाँ की गई? तो गोविसाल की पहचान कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर बी में की गई थी, काशीपुर इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होने वाला है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला था? कहाँ से मिला था? मलारी गांव से मिला था, जो कहाँ है? चमोली में है। आपने इसको क्या पढ़ा होगा? इसको किसी भी किताब में पढ़ा होगा, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, इसको आपने पढ़ा ही होगा। और बात करते हैं हुडली की, तो यह कहाँ है? उत्तरकाशी में है। कहाँ है यह? उत्तरकाशी में है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ से हमें जो शैल चित्र प्राप्त हुए थे वह नीले रंग, उनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। बनकोट क्षेत्र कहाँ है? यह पिथौरागढ़ में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था 8 ताम्र मानवाकृतियाँ। इसको आपको क्या होना चाहिए? तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अब यहाँ पर से हिंदी शुरू होने वाली है। क्या शुरू होने वाली है? हिंदी। सबसे फर्स्ट में जीके हमने बनाया, वो आपको प्रैक्टिस सेट आई होप कि अच्छा लगा होगा। उसके बाद उत्तराखंड, वो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद आ चुकी है हिंदी। चलो हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। सूर साहित्य किसकी कृति है? सूर साहित्य, 4 ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर विजयदेव नारायण शाही। तो किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। दोस्तों इसमें मैंने किसकी कृति है इस हिसाब से ही मैंने क्वेश्चन सब सिलेक्ट किए हैं। एक बार क्या कर लीजिए, आप नोटबुक ले लीजिए, उसमें जितने भी ये क्वेश्चन हैं उन सबको लिख लेना, क्योंकि इनमें से ही क्या होगा आपके पेपर में देखने को मिलेगा, तो लिख लेना। अगला सवाल, आकाशदीप किसकी रचना है? अब बताओ। जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अंधाधुंध यह किसकी रचना है? यह किस प्रकार की रचना है? यह है एक काव्य नाटक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो अंधा युग है यह किसने लिखी है? धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। इसकी रचना किसने की है? धर्मवीर भारती जी ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? किसका है? निराला जी का है। निराला जी मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी जी। अगला सवाल, चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा जी की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों वीडियो ज़्यादा आज की थोड़ी सी लंबी बन चुकी है। अब लास्ट प्रैक्टिस सेट है हिंदी है, इसके बाद तो वीडियो एंड होनी ही है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। आपके लिए ज़रूर से क्या होगा पेपरों में ये फायदेमंद साबित होगा, ये गारंटी से कह सकता हूँ। 11 वर्ष का समय इस शीर्षक से किसने कहानी की रचना की? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। रामचंद्र शुक्ल इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? सबसे पहले पता होना चाहिए कामायनी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी। कब प्रकाशित हुई? 1936 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। वीणा किस कवि की या फिर कवित्री का काव्य संग्रह है? तो वीणा किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट से सही जवाब। अगला सवाल, पंचवटी किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। आपको हमेशा पता होना चाहिए पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। आप दोस्तों देख रहे होंगे यह किसकी रचना है, किसकी कृति है, इससे ही रिलेटेड सवाल आपको क्या देख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सिलेक्ट कर लिए हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या करो, इसको क्या कर लेना, जरूर से नोट कर लेना। काफ़ी पकड़ो और जितने भी ये मैंने क्वेश्चन बताए इन सबको क्या कर लो, एक जगह नोट कर लो, क्योंकि एक साथ ही एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें नाम सहित याद नहीं हो पाता, अब हम भूल जाते हैं। इसलिए आप उसे लिख लीजिए, बाद में जब भी आपके पास टाइम मिले तो आपका आजकल तो आपकी पढ़ाई चल ही रही होगी, उसे क्या कर लेना, लर्न कर लेना, याद कर लेना। अगला सवाल, काली आंधी किस रचनाकार की कृति है? ये बताओ। यह है कमलेश्वर जी की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन किसकी आत्मकथा है, हमें बताना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिव पूजन सहाय की रचना है? शिव पूजन सहाय की कौन रचना है, ये हमें बताना है। तो देहाती दुनिया है इनकी रचना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, एक मानस के हंस है इसमें, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यह किसकी कृति है? तो अमृतलाल नागर जी की है। किसकी है? अमृत
लाल नागर, ये आपको पता होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट है, प्रति परिकथा दिखता है, ये दिखता है, यह किसका है, यह फणीश्वर नाथ रेणु की है, फणीश्वर रेणु, ये तो आपको पता ही होगा। अगले सवाल की तरफ हम दोस्तों देखते हैं। द्विवेदी काल नामकरण किस साहित्यिक व्यक्तित्व के नाम पर किया गया है? द्विवेदी काल किसके नाम पर कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट से ऑप्शन। आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं आपको, सारे आपको आपके उत्तराखंड पुलिस के हिसाब से मिल रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, इस वीडियो को क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो बस। अगला सवाल, प्रेमचंद्र ने किस नाट्य कृति की रचना की? 4 ऑप्शन, करबला, संग्राम, करबला और संग्राम दोनों। तो करबला की भी की है, संग्राम की भी की है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्या कर देंगे हम, इसका यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन कर देंगे, करबला और संग्राम दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमेशा याद रहना चाहिए, 28 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ी किस समकालीन कवि का काव्य संग्रह है? राजेश जोशी का नाम हमेशा पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला किस उपन्यासकार की कृति है? तो ये प्रेमचंद्र जी की है, निर्मला भी याद होनी चाहिए, किसकी है? प्रेमचंद्र जी की। अगला सवाल, शंकर का संधि विच्छेद क्या होता है? सम धन कर। कौन सा वाला सम धन कर? ये वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो व्यर्थ का संधि विच्छेद होता है वि धन अर्थ बराबर व्यर्थ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले सवालों की तरफ हम देखते हैं दोस्तों, साकार का विलोम क्या है? तो साकार का विलोम क्या हो जाएगा? निराकार। अगला, क्षणिक का विलोम क्या है? क्षणिक मतलब कम समय का, क्षणिक क्षण भर का, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, लास्ट के बस 2 सवाल हमारे पास ये बचे हैं, 99 और 100 वाला। इसके बाद दोस्तों हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट क्या कर लेंगे, साथ मिलकर खत्म भी कर लेंगे। द्रुत गमन करने वाला क्या कहलाएगा? सिंपल सा है, क्या कहलाएगा? द्रुतगामी। अगला सवाल, गांठ बांधना या गांठ में बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है भली भांति स्मरण रखना या खूब याद करना। इसको इससे मिलता जुलता हमें खूब याद करना दिखता है, तो इसको ही क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। गांठ में बांधना मतलब क्या होता है? भली भांति स्मरण रखना, ये होता है, ठीक है। तो खूब याद करना हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, राइट करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इस प्रैक्टिस सेट की वीडियो को इधर से क्वेश्चन लेकर सारा मिक्स करके पूरा एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो कैसी लगती है, सबसे पहले तो ये मुझे आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी सबसे पहले ये बताना है मुझे, आपने मुझे कमेंट करके। फिर अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।